हमारे इन पैनल से कौन सा सवाल कर सकते हैं, तो आपके वो सवाल जो आपने आज हमें भेजे, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने वो भी सवाल हैं जो रखेंगे। आएंगे ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहता हूं नाज़रीन आपको। ब्रेक के दौरान भी मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बहुत से इश्यूज पे मैं बात कर रहा था और बात हो रही थी कि आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने आज एहतजाज में शामिल होकर एनर्जी क्राइसिस के खिलाफ एक आवाज उठाई कि अब बहुत हो गया, 4 साल हम लोगों ने बर्दाश्त किया इस कौम ने, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब एनर्जी क्राइसिस के लिए एक लॉन्ग मार्च निकलेगा जो रुक करेगा इस्लामाबाद में बैठे हुए उन ऐवानों में जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं और मजे लूट रहे हैं, उनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एक लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है। आज उन्होंने एहतजाज में भी शामिल होकर एनर्जी क्राइसिस के लिए बड़ी आवाज उठाई। यही सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वक्तन वक्तन करते आ रहे हैं कि 4 साल पहले भी एनर्जी क्राइसिस था, मुल्क के अंदर बिजली नहीं थी, मुल्क के अंदर लाइन ऑर्डर्स की सिचुएशन दुरुस्त नहीं थी, तो आखिर 4 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आखिर क्यों खामोश बैठी, ये भी सवाल था। और आज मैंने फेसबुक पे अपने प्रोग्राम के पेज पे बहुत से सवाल पूछे थे नाजरीन से कि आज उठाएं वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, क्योंकि हम बहुत से सवाल करते हैं। आज आपके भी सवाल जो मुझे आपने भेजे वो भी मैं मौजूद मेहमानों से पूछूंगा, पर इससे पहले राजा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज इलेक्टेड वजीर आला 65% हुकूमत पे, आप पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं और आज आप खुद एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ कि जी टायर जला रहा है एक चीफ मिनिस्टर और एहतजाज कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वजीर आला साहब ने अपने आप को पंजाब का शहरी भी समझा, पाकिस्तान का शहरी समझा और उन तमाम शहरियों के दुख दर्द, उनकी तकलीफों को महसूस करते हुए उनके एहतजाज में शरीक हुए और उनके साथ खड़े होकर एहतजाज किया। यह एक अच्छी बात है। देखें, एनर्जी क्राइसिस, बिजली पैदा करना, ये सब कुछ जो चीजें हैं ये वफाकी गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं और मैं चाहता हूं कि जो दीगर हमारे सूबे हैं, हमारे क्या सिंध के लोग परेशान नहीं है एनर्जी क्राइसिस से? क्या सिंध के लोगों को तकलीफ नहीं है लोड शेडिंग की? वजीर आला कायम अली शाह साहब को भी सिंध के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए उनके साथ खड़े होके, ताकि आप वफाकी गवर्नमेंट पर यह प्रेशर डाल सकें कि जनाब आपने बड़ी गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया है, पैसे जाया किए हैं, कौमी खजाने पर बोझ डाला है आपने, रेंटल पावर्स के अंदर करप्शन करके आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आज मुल्क इस दहाने पे खड़ा है कि हम एहतजाज करने पे मजबूर है। आपने सवाल किया कि 4 साल पहले कहां थे? 4 साल पहले उम्मीदें थी, अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं। 4 साल पहले हम मुफाहमत की उम्मीद नहीं थी, 4 साल पहले जमहूरियत बहाल हुई थी, हम इस उम्मीद पर थे, हम तो शुरू में इनके साथ वफाकी गवर्नमेंट में शामिल हुए इस उम्मीद के साथ कि अच्छे काम होंगे, लेकिन पहला ही वादा वफा ना हुआ और जुडिशरी को। मैं मुमताज भुट्टो को आज इसी लफ्जों पे मुफाहमत पे मुमताज भुट्टो साहब मुझे याद आ रहा है, मैंने अपने प्रोग्राम में मेंगल साहब मुमताज भुट्टो आपके शहर से ताल्लुक रखते हैं लाड़काना से, जब उनसे एक सवाल किया कि मौजूदा हुकूमत अभी पहला साल है, आज मुफाहमत की हर तरफ बार हो रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में है, उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून में नहीं थी, मुफाहमत क्या है? तो उन्होंने कहा मुफाहमत वो दस्तरखान है जिसपे तमाम जो इस वक्त मुल्क में सियासी जमातें बैठी हुई हैं सब लूटें सब खाएं। आज मुफाहमत कुछ और है, क्या बात करेंगे आप इस पे? मुगरी साहब, हर एक का अपना सोच है। मुमताज अली भुट्टो साहब ने अगर ये उसकी अपने ज़हन में यही है कि मुफाहमत इसी का नाम है, शायद वो अपने उसी मुफाहमत को कहते होंगे जो उन लोगों ने देखा, क्योंकि हमसे ज्यादा तजर्बाकार वो सियासतदान हैं, हम तो उनकी उंगलियों में लेके बड़े हो गए हैं। लेकिन जहां तक हमारे यहाँ मुफाहमत यही है कि पाकिस्तान जिन बहरानों से 2-4 था, हमने सबको कटे लेके चला, क्योंकि हमें सबकी जरूरत ये थी कि पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान की तमीर करें, पाकिस्तान को वो मंजर दिलाएं जो 10 साल मतलब एक गैर जमहूरी तरीके से, जिन तरीके से वो आए और जिन तरीके से हमारे जितने ममालकत हमारे अर्द गिर्द आके बैठ गए, तो हम सब इन बुरानों में 2-4 थे। हमने सबको यही कहा कि सब पाकिस्तान की बचाव के लिए हमारे साथ दें, ताकि हम पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालें। फिर पहले दिन से हमारे नून के हमारे दोस्त मेहरबान, पहले दिन उनकी की नीयतें खराब थी, उसी दिन से स्टार्ट उन लोगों ने किया जब सऊदी पे पहला प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर विजिट करने गया और वहां मियां साहब का शेड्यूल के मुताबिक उनके साथ प्रोग्राम था। वो अरब ममालिकत और जहां उसने रिश्तेदारी की है सऊदी अरब में, तो उनके वो नहीं गया,
कौन सी रिश्तेदारी की है बता दें, हमें तो पता नहीं, हम तो पार्टी के लोग हैं, मियां साहब के साथ अच्छी न्याजमंदी है, हमें तो नहीं पता क्या ये तो टोटली मेरे समझता हूँ ज्यादती है। नहीं ज्यादती से बढ़ के मैं रिश्तेदारी का मैंने कोई गाली तो नहीं दिया, मेरे मोहतरम हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे एक सियासतदान है। मैं वैसे ही अगर रिश्तेदारी मीन्स यही है कि एक उनके पड़ोसी उनके नाते उसने मतलब इसको छुड़वा के वहां ले गया एक, और अपनी बच्ची वहां शेख उसके अब्दुल्ला बिन इसके मतलब भतीजे को शादी करवाया, मतलब कहाँ किससे करवाया? बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई हरगिज़ बात नहीं है। मसला यह है कि हम किसी की फैमिली लाइफ नहीं आपने एक्सप्लेन करना नहीं हमने कहा नहीं, मैंने इसीलिए आपको रोका कि मुझे इल्म में है फैमिली लाइफ आप उसको क्लियर करें, ये गलत है। देखें इस वक्त आप ये देखें कि उस शख्स का किरदार क्या है पाकिस्तानी सियासत में। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहा, जब से तकसीम की बात उठती है तो वो कहते हैं नहीं हम यूनाइटेड सिंध चाहते हैं, क्योंकि वो सिंध की के साथ खड़े हैं। तो ये देखें ना उसके बारे में एजेंडा पेश किया कि अगर आप पंजाब में 2 सूबे बनाना चाहते हैं, सिंध में मुआजिरिस्तान बनेगा, और एक कभी नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जरदारी साहब आग को हवा ना दें, आप नए सूबों की अगर लिसानियत की बुनियाद पे बात करेंगे हम फिर किसी टॉपिक को किसी और तरफ जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है वही है कि वजीर आजम का, पर उन्होंने अपना राजा कहा था, उन्होंने आईनी तौर पे उन्होंने खबरदार किया था। नहीं उन्होंने तकसीम अगर पंजाब में होती है तो सिंध में भी होगी आईनी तौर पर। उन्होंने कहा था लिसानी बुनियादों पर आप तकसीम करेंगे तो ये खतरा सिंध में भी आएंगे, और आज वो हो रहा है। देखें एक सियासतदान की नजर कितनी तेज थी, उन्होंने देख लिया था। क्योंकि 90s के जमाने में भी तमाम लोगों ने इस स्टेटमेंट को कबूल किया है। राजा साहब आप थोड़ा देखिएगा। नहीं किया है, हमने कहा, उन्होंने कहा है, लेकिन किस पैराए में कहा है? उन्होंने खबरदार किया कौम को, जरदारी साहब को खबरदार किया कि आप आग से खेल रहे हैं, सिंध के लोग इसको तकसीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जोश खिताबत में जिस अंदाज में उन्होंने कहा उसको समझने की जरूरत थी, और आज वो हुआ है ना। देखें आप आज हुआ या नहीं हुआ, वो चीज वो साबित हुई या नहीं हुई। इसी चीज का हमें डर था कि जरदारी साहब आग से ना खेलें, सिंध के लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जो पाकिस्तान है उसको तो सही तरीके से चलाएं आप, लेकिन अगर कहीं तारीखी हैसियत है, कहीं सूबे बनने चाहिए, कहीं वाकई जरूरत है इंतजामी बुनियादों पर, तो फिर बनने चाहिए, हम उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन सिंध की तकसीम तो कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंध के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। ठीक है, आपकी तरफ आऊंगा नाज। आज वजीर आजम साहब ने जो है अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग जो है वफादारियां तब्दील नहीं करते, और हम हमेशा अवाम के वोट से, अवाम की ताकत से ऐवानों में आए हैं। क्या कहेंगी, आज फिर उस वफादारियों का जिक्र हुआ कि कभी वफादारियां तब्दील नहीं होती? काश इनकी वफादारियां अपनी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ होती तो क्या ही बात थी। अगर ये अपनी वफादारियां अपनी कायद अपनी लीडर के साथ रखते तो आज ये मुल्क का हाल ना होता जो इन्होंने कर दिया है। ये तो अपने ही मंशूर से हटकर इन्होंने ज्यादतियां मुल्क और कौम के साथ की हैं, वो तो अपनी मिसाल आप है। दूसरी बात, आप किस वजीर आजम की बात कर रहे हैं जो यूके में जाके अभी 80 लाख रुपए के 3 सूट खरीदते हैं अपने लिए? गरीब मुल्क का वजीर आजम ऐसी हरकतें करते अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद आप देख लें उनकी फैमिली ने जिस किस्म की शॉपिंग की है, तो पूरे मॉल में दुकानदार हैरान और परेशान थे कि कोई शाही खानदान आया हुआ है यहाँ पे लूट खसूट और शॉपिंग करने के लिए। तो कहने का मकसद यही है, वही वजीर आजम है जिन्होंने अपने असासे जब डिक्लेयर किए थे इलेक्शंस के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी तक अपनी अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी जाती गाड़ी भी नहीं रखता। बहरहाल करप्शन तो जितना अल्फाज छोटा पड़ गया है इनके लिए, तो अब उनके लिए कोई नया वर्ड इजाद करना पड़ेगा। और दूसरी बात यहां तक ये रही कि इस सिलसिले में हमारा तहरीक इंसाफ का मौकफ जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी के केस में है, जो कि थे, मैं समझती हूँ अब तो ही इज नो मोर अ प्राइम मिनिस्टर बिकॉज कन्विक्टेड फॉर 1 सेकंड और कन्विक्टेड फॉर 30 सेकंड। A convicted person cannot be a head of the state. He cannot be the prime minister of a country. आप मुझे बताइए कभी कोई कन्विक्टेड इंसान जो है उसको आप किस तरीके से पाकिस्तानी मुस्लिम लीग आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानती कि वो प्राइम मिनिस्टर है, नहीं तस्लीम भी नहीं करते, तो फिर आपके पास ऑप्शन तो बहुत है, बहुत से लोग हैं, बीच में नाम भी आ रहे थे कि वो वजीर आजम बन सकते हैं, तो फिर क्यों इस पे बहस हो रहा है कि वजीर आजम सिर्फ गिलानी रहेगा? जनाब मुगेरी साहब, 2 सूबे बनाना चाहते हैं, 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 2 सूबे
जिसने जमहूरियत के लिए डंडे खाए हैं, जिन लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने जमहूरियत के लिए अपने लीडरों को कुर्बान किए हैं इस पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, और उन जिन दोस्तों ने कुछ कुर्बानी नहीं दी, वो भी उस वक्त क्यों लॉन्ग मार्च नहीं होता था जब हमें बोरानों में छोड़ के चले गए। ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपसे यकीन नहीं, आपसे शुरू करूं, यही सवाल पूछूंगा कि आखिर आज वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने फिर आम आवाम को याद दिलाया कि 4 साल मैं जेल में रहा, 7 साल सदर साहब जेल में रहे, और हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियां दी है, उन्होंने भी जमहूरियत के लिए रोडों पे सड़कों पे जो है एहतजाज किया और मुल्क की बका और मुल्क की खातिर बड़ी सी बड़ी जो है इस मुश्किलात का सामना किया। पर आज तीनों शख्सियत जो है हम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं उनको अच्छे नहीं लगते। यह भी एक बड़ा सवाल है जो ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीन नहीं अपने पैनल और तीन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक, आपको खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक के दौरान भी मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बहुत से इश्यूज पे बात हो रही थी कि आखिर मुल्क किस तरफ जा रहा है और आखिर ये बहरान जो है इससे हम कैसे निजात पा सके। ब्रेक के पहले जो है मीर अमीन मेंगल साहब से एक सवाल उठाया था कि आखिर ये जो इश्यूज हैं ये कैसे हल हो। मेंगल साहब आप कुछ बात कर रहे थे, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ब्रेक का मुझे कहा गया था उस वक्त। जो उस वक्त हमारे सोच ज़हन में था आपने उसमें हमारे साथ सिंसियर नहीं रहे और मतलब ये इंसाफ नहीं किया, क्योंकि आपने बीच में हमें छोड़ा और हमने इसीलिए वो अभी दिमाग इधर उधर गया। अच्छा नाज़, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आखिर आपकी तरफ आऊंगा कि अब तो फैसला तय हो गया कि अब वो जो है नहीं जा रहे, अदालत का सामना नहीं करे, क्योंकि आज स्पीकर का जो फैसला था उस पर वजीर आजम की बात हो रही है। अब लॉन्ग मार्च के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है कि लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा? कल आपका कोई लॉन्ग मार्च हो रहा है? कल हमारा गुजरावाला में गुजरावाला की सुनामी है, कल हमारी पिंडी की रावलपिंडी में सुनामी है हमारी। और इंशाल्लाह जिस तरह कराची में हमने धूम मचाई थी, उसके बाद हमें पहले लाहौर में, फिर क्वेटा में, जहां हुकूमत वक्त खुद सोच नहीं सकती 10 अफराद की रैली निकालने के पुरअमन और पुरसुकून किस्म का हमने वहां पे माशाल्लाह जिस किस्म का जलसा किया वो अपनी मिसाल आप है। उसके बाद आप ये देख लें कल का इंशाल्लाह हमारा जलसा इंशाल्लाह होगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल हम अदलिया के साथ हैं, हम अपनी सुनामी मार्च निकालेंगे और हमारी सुनामी मार्च में अवाम होगी, पटवारी नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे और हमारी मार्च में और नून लीग की लॉन्ग मार्च में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी जब मार्च होगी सुनामी मार्च तो उसको ऑर्डर्स नहीं आएंगे गुजरावाला से कि पलट जाओ, और फिर हम पलट नहीं जाएंगे, हम अपनी मार्च करेंगे तो तब तक करेंगे जब तक हम हमने अपनी जायज बात मनवा नहीं लेते। मार्च और हमारी मार्च में फर्क होगा और वो ये होगा कि हमारी मार्च में लोग होंगे और हम मकसद के लिए निकलेंगे जब तक कि वो मकसद हल ना हो। और इनकी तरह हम इस्लामाबाद के किसी सेफ हाउस में बैठ के टीवी पर मार्च नहीं देख रहे होंगे, बल्कि हम रोडों पर होंगे और हम मकसद मार्च देखें। यहाँ पे ये कहना है ना कि हम वापस चले गए थे गुजरावाला से, अगर उस दिन वजीर आजम स्पीच ना करते और हम वापस जाते फिर ये तारीख के हम मुजरिम ठहरते। हमने ये साबित किया कि हम जिस मकसद के लिए निकले वो मकसद हल हुआ और हम वापस गए। उसके बाद अगर एक कदम भी आगे बढ़ता तो वो हमारे जातियात पे आता, वो समझते कि वजीर आला पंजाब को बचाने के लिए फिर हम आगे बढ़े। कब PMLN कब करेगी मार्च? अभी तो ये तय हो गया अपील में नहीं जा रहे, अब कब करेंगे? तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम जो तैयारियां कर ली हम देखें क्या वो तैयारियां कर रहे हैं ना। हमने तो कल उनकी तहरीक का पहला फेज कंप्लीट कर लिया है। एहतजाजी तहरीक का पहला फेज हमने कंप्लीट किया, हमने चला भी ली। एहतजाजी तहरीक हमारी कंप्लीट हुई। पहला सिंध के, सिर्फ मैं सिंध के ऊपर अगर बात करूं तो सिंध में हमने 6 अजला जिले हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसमें लाड़काना और नवाबशाह शामिल है, हमने गो गिलानी गो रैलीज निकाली और बड़ी पुरहुजूम रैलीज थी। और ठट्टा वाली रैली के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद टेलीफोन खिताब किया, जो लास्ट रैली थी ठट्टा के अंदर। तो हमने पहला फेज कंप्लीट किया है और हमने ये शुरू से कहा था कि हमारा पहला फेज एहतजाजी रैलीज होंगी, दूसरा फेज क्या होगा इस्लामाबाद। मेरा सवाल लाड़काना, मेरा सवाल सखर, मेरा सवाल लाहौर, मेरा सवाल लिया, मेरा सवाल नहीं है ये। मेरा सवाल ये कि आप इस्लामाबाद कब मार्च करेंगे? मेरा जवाब यही है कि हम ये लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। हम मोबिलाइजेशन मुहिम में हम लोगों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जब हम देखेंगे कि अब लोग जो हैं मोबिलाइज हो चुके हैं, हम लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। वही बात नहीं होगी नाज़ बलोच वाली कि आप फिर वापस चले जाएंगे? हमने कहा कि हम वापस जब तक मकसद हल नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे।
तारीख गवाह है। क्या होगा कि वजीर आजम अपने मनसब से इस्तीफा दें, वजीर आजम इस्तीफा दें, गो गिलानी गो, लॉन्ग मार्च होगा, वजीर आजम के इस्तीफा दिए बगैर हम वहां से नहीं हटेंगे। मेरा एक सवाल और वो मार्च लॉन्ग मार्च होगा, वो पैदल कैट वॉक नहीं होगी। इन्होंने पता नहीं अल्लाह जाने अवाम की वॉक को ये कैट वॉक कहते हैं। करोड़ों की आवाम, सारे नौजवानों की दिलों की जान इमरान खान है। एक आवाज के ऊपर पूरी आवाम कराची में हुजूम करके आ जाती है। नून लीग कहती है 50,000 से ज्यादा अफराद हुए तो हम सियासत छोड़ देंगे। आज तक उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, पहले तो वो वादे वफा करने हमारे साथ